आशुतोष, जो विनोद कह रहे हैं, एक तो बातें वाजिब हैं, पर ये टाइमिंग को लेकर कि ये पहले बोलनी चाहिए थी, बोलो तब जब जरूरत है, अब बोलने के क्या मतलब। और दरअसल क्या विपक्ष होना चाहिए था आज की तारीख में, नैरेटिव या चर्चाएं होनी चाहिए थी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की, पर चर्चा हो रही है बीजेपी बनाम आरएसएस की। ये जानबूझकर वो स्पेस ऑक्यूपाई भी की जा रही है क्या आरएसएस के जरिए? अनम्यूट कीजिए आशुतोष, अनम्यूट कीजिए। संदीप, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता हाँ संदीप, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो कंपनी के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ से पूछते हैं, भाई ये रेवेन्यू तुम्हारा कम कैसे हो गया? हाँ। तो सीईओ ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात मानते ही नहीं, मैं तो अपने बल पे रेवेन्यू बढ़ा रहा था, घटा रहा था। ये पूरा का पूरा जो किस्सा है ये बहुत स्पष्ट है। दो धड़ों में बटा हुआ संघ परिवार, एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनके साथ कुछ लोग हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत तो अपनी जमीन को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात इतनी सी, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर यही नरेंद्र मोदी 300 सीटें लेकर आ जाते तो फिर क्या मोहन भागवत बोलते? नहीं बोलते। अब वो चूंकि 240 पे आ गए इसलिए वो बोल रहे हैं, और ये बात जो बोलना चाहते थे वो पिछले 10 साल से बोलना चाहते थे। संघ के शीर्ष पर इस बात को लेकर पीड़ा है कि जिस तरीके से उनके साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, जिस तरीके से उनसे बातचीत होनी चाहिए, वो बातचीत नहीं हो रही है, वो बातचीत टूट गई है। आपको याद होगा कि जब मीटिंग हुई, क्या कहते हैं, नतीजे आए, तो उन नतीजों के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें आरएसएस की तरफ से अरुण कुमार और एक दो और सज्जन थे, पदाधिकारी थे, बीजेपी की तरफ से बड़े लोग थे, और उस बैठक में पूछा गया कि भाई बीच चुनाव के दौरान जेपी नड्डा जी ने जो ये कहा कि हम सक्षम हो गए, तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आप सक्षम हो गए हैं तो हम अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। उसका जवाब मिला या नहीं मिला मेरे पास वो जानकारी नहीं है, प्रभु शायद आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हुई जिसकी जानकारी धीरे धीरे मिल रही है, पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को तो भारतीय संसदीय दल की, जो बीजेपी संसदीय दल है, उसका नेता चुना जाए। बल्कि मैं ये बात कह दूं, हमारी एडिटोरियल मीटिंग्स में मैंने ये सवाल भी उठाया था, 3-4 जगह चेक भी किया कि एनडीए के संसदीय दल के नेता पहले चुन लिए गए, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी संसदीय दल की बैठक उसके बाद होती है कि नहीं, ये हो जाता है, तो इसको नजरअंदाज किया गया। नहीं, आप एक मिनट विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद, हाँ बोलिए प्लीज, छोटा सा कमेंट चाहूंगा, अभी आशुतोष की बारी है। आशु प्लीज, सॉरी टू इंटरवीन। देखिए, उस वक्त जब राजनाथ सिंह जी उठे तो उन्होंने कहा कि सदन का नेता, एनडीए का चेयरमैन, पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन और बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता, इन 3 प्रपोजल को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको पास किया जाए। तो वो तीनों एक ही ब्रेथ में पास कर लिए गए। बीजेपी संसदीय दल में जाना चाहिए था ना। आशु प्लीज अपनी बात जारी रखिए। विनोद जी, माफी के साथ, आप भी मुझसे वरिष्ठ है, प्रभु जी भी मुझसे वरिष्ठ है। कायदा तो यह कहता है कि जिस पार्टी के नेता, पहले आप अपनी पार्टी के नेता चुनिए, बिल्कुल, उसके बाद आप एनडीए के घटक दलों को प्रपोज करिए, हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हमारा नेता ये है, अब आप इसको एक्सेप्ट करिए। दूसरी चीज, और क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वो ये कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कुछ ऐसे सवाल खड़े होने थे जिसके जवाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद न देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, या वो स्थिति नहीं देना चाहते थे। उसके बाद मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जो संसदीय दल की बैठक है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नजर आ रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो संसदीय दल की बैठक में लोगों की जरूरत क्या थी? अगर एनडीए की संसदीय दल की बैठक थी तो जो एनडीए के 293 सांसद थे उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, न कि वहां पे योगी आदित्यनाथ मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसी में इस पूरी लड़ाई का राज छिपा हुआ है। उसके बाद मोहन भागवत का बयान आता है। इसका मतलब यह है कि संघ कुछ करवाना चाहता था, संघ कुछ चाहता था जो ऑनर नहीं हुआ। तो ये लड़ाई क्या आगे बढ़ेगी, या ये नूरा कुश्ती है, आपस में ही घर की थोड़ी तलखियां हैं, उनका निपटान हो रहा है, उनका निपटारा हो रहा है? संदीप, एक बात मैं बता दूं,
कि संघ के अंदर एक सोच यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रायोरिटी अगली सरकार बनाना हो सकता है, प्रधानमंत्री बनना हो सकता है, लेकिन संघ की प्रायोरिटी यह कि हिंदुओं को एकजुट करना है। और जब भी संघ परिवार, संघ को यह लगेगा, मोहन भागवत को या संघ प्रमुख को लगेगा कि उनके उस सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट में कहीं दिक्कत आ रही है सरकार बनाने की वजह से, तो फिर वो अपनी जमीन तो हिंदू कार्ड तो जमकर खेला गया, जमकर हिंदू मुसलमान किया, उस एजेंडा पे तो चुनाव प्रचार हुआ। अब संघ कह रहा है नहीं, शब्द गलत इस्तेमाल किए, वही शब्दों पे तो हिंदू कार्ड खेला जा रहा था। आज की तारीख में हिंदू समाज एकजुट दिखाई पड़ रहा है या बटा हुआ दिखाई पड़ रहा? मुझे तो हिंदू समाज बटा हुआ दिखाई पड़ रहा। जिस तरीके से कास्ट, एक तरफ जाति का कार्ड खेला जा रहा, दूसरी तरफ धर्म का कार्ड खेला जा रहा, और उत्तर प्रदेश के अंदर जाति का कार्ड चल जाता है, धर्म का कार्ड नहीं चलता, तो उत्तर प्रदेश का हिंदू तो पूरी तरीके से डिवाइडेड दिखाई पड़ रहा है ना। और अगर मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगी तो फिर स्थिति 1991 के बाद की हो जाएगी कि एक सेक्शन हिंदू धर्म के हिसाब से बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन दूसरा तबका जो है वो अपने आप को इस पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड नहीं महसूस करता। ठीक है, दिनों थोड़ा सा महसूस करने लगा था। तो ये बड़ा दिलचस्प अपने आप में, मतलब अगर हम सतही विश्लेषण करें तो ये थोड़ा सा हल्का लग सकता है, पर जो बात आशुतोष कह रहे हैं, क्या ये भी एक कड़ी है जिस पर हमें नजर डालने की जरूरत है?